नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड की खबरों की ओर रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को चैत्र नवरात्रि के नवमी पर मुख्यमंत्री आवास में कन्या पूजन किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्व के कल्याण और शांति के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से 9 दुर्गा के प्रतीक 9 कन्याओं को भोजन करवाया। प्रदेश भर में आज रामनवमी का पूर्व पर्व जो है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है और घरों में लोग कन्या पूजन कर रहे हैं। वहीं मंदिरों में भी सुबह से ही भव्य पूजा अर्चना चल रही है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी रामनवमी पर सुबह से ही अपनी पत्नी के साथ कन्याओं का पूजन शुरू किया। भोजन करवाने के बाद उन्होंने कन्याओं के साथ थोड़ा समय भी व्यतीत किया। साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने कन्याओं से उनकी इच्छा भी जानी, उनके साथ बातचीत की और इस दौरान बच्चियां भी बेहद खुश नजर आईं। रामनवमी के पावन पर्व पर कन्या पूजन करने के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को भी शुभकामनाएं दी हैं। इस महत्व पर उन्होंने अपनी बात भी रखी और वहीं पुष्कर सिंह धामी ने अपनी मां आदिशक्ति का आवाहन कर प्रदेशवासियों को नवरात्रि की भी शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साथ ही अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो जन शिकायतों का शीघ्र ही समाधान करेंगे। जन शिकायतों का समुचित एक रिकॉर्ड भी तैयार किया जाएगा और ये ब्यौरा उपलब्ध कराएंगे कि कितनी शिकायतों का निपटारा हुआ। जन शिकायतकर्ताओं को लगातार फॉलोअप करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही सीएम आवास पर स्थित मुख्य सेवक सदन में सीएम धामी के पास लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे। बड़ी संख्या में प्रदेश के कई क्षेत्रों से आए लोगों ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने आगंतुकों को हर संभव सहायता के प्रति आश्वस्त किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि ब्लॉक स्तर की समस्याओं का निराकरण ब्लॉक स्तर पर करें और जिला स्तर की समस्याओं का निराकरण जिला स्तर पर हो जाना चाहिए। लोगों को अपनी अपनी समस्याओं के हल के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमने प्रदेश की जनता से जो भी वादे किए हैं और राज्य के विकास के लिए जो भी संकल्प लिए हैं उन्हें समयबद्धता के साथ पूरा किया जाएगा। तो वहीं प्रदेश में विभागीय मंत्रियों की ओर से सचिवों को सीआर लिखने और बेलगाम अफसरशाही की खबरों के बीच अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर तंज कस दिया है। हरीश रावत ने यहां कहा कि नई सरकार पुरानी ब्यूरोक्रेसी में लगातार खामियां ढूंढ रही है। सरकार के रुख से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ब्यूरोक्रेसी में पहले तमाम खामियां थीं और अब सरकार सबको चुस्त दुरुस्त करने जा रही है, जबकि इससे पहले 5 साल भाजपा की ही सरकार थी। अपने फेसबुक पेज पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार और अफसरशाही के बीच छिड़े हुए इस द्वंद्व का जिक्र करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने कहा कि सरकार के हवाले से बेलगाम अफसरशाही की खबरें लगातार बाहर आ रही हैं। अफसरशाही के बेलगामपन और उसको साधने के लिए मंत्रियों की ओर से चेतावनी या फिर उन्हें और उनकी ओर से उठाए जा रहे कदम, जिसमें सचिवों की सीआर लिखने के अधिकार जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक ब्यूरोक्रेसी को इस अंदाज में धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जैसे अब आगे सब कुछ चुस्त और दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन एक बात जो समझने वाली है कि ब्यूरोक्रेसी में ये सारी खामियां चुनाव के बाद और भाजपा को 2/3 बहुमत से सत्ता मिलने के बाद ही क्यों उजागर हो रही है। हरीश रावत ने यहाँ ये भी कहा कि क्या इससे पहले किसी और पार्टी की सरकार थी? क्या पहले के 5 वर्षों में जो 3 मुख्यमंत्री और मंत्री थे कहीं और से आयातित थे? मंत्रियों के अंदाज और समाचारों की शब्दावली से ऐसा आभास होता है कि पहले सब गड़बड़ था और अब सब ठीक किया जा रहा है। सरकार और अफसरशाही के बीच छिड़ा ये द्वंद्व, हरीश रावत ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में पहले तमाम खामियां थी और अब सबको चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोर ग्रुप ने अब देश में बढ़ते हुए धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों पर चिंता व्यक्त की है। कोरोना काल में बीते 2 सालों के दौरान संघ की गतिविधियां सीमित हो गई हैं और आपको बता दें कि अब बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब संघ एक बार फिर से धर्म जागरण के अपने महत्वपूर्ण एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करेगा। शनिवार को रायवाला स्थित ओरावैली आश्रम के विश्व मंदिर में आरएसएस की राष्ट्रीय चिंतन बैठक में धर्मांतरण और लव जिहाद का मुद्दा जोरों शोर से उठाया गया।
कोर ग्रुप के सदस्यों का कहना था कि कोरोना काल के दौरान धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि खासकर पिछड़ी और मलिन बस्तियां धन परिवर्तन रैकेट के निशाने पर हैं। यहाँ लोगों को बरगलाकर और लालच देकर उनका धन परिवर्तित किया जा रहा है। कोर ग्रुप के सदस्यों ने यह भी कहा कि लव जिहाद भी आज के दौर का एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। धार्मिक पहचान छिपाकर प्रेम जाल में फंसाने के बाद धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है। नाबालिग बच्चियां भी लव जिहाद का शिकार बन रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लव जिहाद को फैलाने का माध्यम बना दिया गया है। आतंकवाद की तरह ही लव जिहाद की भी फंडिंग की जा रही है। बैठक में गौ सेवा के एजेंडे पर भी मंथन किया गया। साथ ही आपको बता दें कि निर्णय लिया गया है कि संघ अब देसी गाय के महत्व को लेकर जन जन को जागरूक करेगा। लोगों को देसी गाय के दूध, गौमूत्र और गोबर जैसी तमाम चीजों के विषय में जानकारी दी जाएगी। आरएसएस के कोर ग्रुप की बैठक में हिमाचल और राजस्थान में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर भी तमाम चर्चा की गई। इस दौरान दोनों ही राज्यों के भाजपा संगठन मंत्रियों के संगठनात्मक कार्यों की भी समीक्षा हुई। सूत्रों के मुताबिक संघ चुनाव से पहले दोनों ही राज्यों में नए संगठन मंत्री नियुक्त कर सकता है। और उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में इस बार तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने 10,000 से अधिक यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था करने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल यात्रियों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन केदारनाथ धाम में यात्रियों को लेकर तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहा है। साथ ही आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में अब यात्रियों को बाहर न रहना पड़े, इसके लिए भी ठहरने की सभी संभावनाओं को लेकर योजना बनाई जा रही है। इसी को लेकर केदारनाथ धाम से व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर लौटे जिलाधिकारी मनोज गोयल ने बताया है कि इस बार देश विदेश के यात्रियों की अधिक संख्या में केदारनाथ धाम आने की संभावना है, जिसे देखते हुए यात्रियों के रुकने की बेहतर व्यवस्था का प्रयास शुरू कर दिया गया है। केदारनाथ में गढ़वाल मंडल विकास निगम अपने गेस्ट हाउस के अलावा टेंट कॉलोनी, हट्स और अस्थायी टेंट लगाकर यात्रियों को रुकने की सुविधा देगा। इसमें कई प्राइवेट होटल, लॉज भी शामिल होंगे जो यात्री रुकने की व्यवस्था करेंगे। जानकारी के मुताबिक सरकारी व्यवस्था से करीब 5,000 और प्राइवेट व्यवस्था से भी लगभग 5,000 यात्रियों के केदारनाथ धाम में आसानी से रुकने की व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया है कि केदारनाथ धाम में यात्रियों के ठहरने के लिए भी और संभावनाओं पर विचार चल रहा है। हालांकि प्रशासन की ऐसी तैयारियां हैं कि यात्रियों को बाहर ना रहना पड़े। इसी के लिए संबंधित अधिकारियों को भी अभी से तैयारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने यह बताया है कि केदारनाथ धाम में व्यवस्थाओं का उन्होंने निरीक्षण किया और इसके लिए वो दोबारा 18 से 20 अप्रैल के बीच केदारनाथ धाम जाएंगे। केदारनाथ सभा के साथ ही अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने बताया है कि तीर्थ पुरोहितों के लिए होटल, लॉज में करीब 8,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था कर रहा है ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो सके। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर इस बार देश और दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा शुरू होने से 1 महीना पहले ही होटल्स की एडवांस बुकिंग की जा चुकी है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में ऑनलाइन बुकिंग फुल हो गई है। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2 साल के बाद चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों का रिकॉर्ड टूट सकता है। तो वहीं यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों के उत्साह को देखते हुए पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं। इस साल चारधाम यात्रा 3 मई से शुरू हो रही है और आपको बता दें कि अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे, जबकि 6 मई को केदारनाथ और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। तो वहीं हेमकुंड साहिब की यात्रा 22 मई से शुरू होगी। साल 2020 और 2021 में कोविड महामारी के कारण चारधाम यात्रा प्रभावित रही है, जिसकी वजह से कोरोना काल में सीमित संख्या में ही तीर्थयात्री चारधाम के दर्शन करने पहुंचे। पिछले 2 साल से ही ये मामला ठीक यात्रा शुरू होने से पहले कोरोना संक्रमण फैल गया था, जिससे यात्री सही से संचालित नहीं हो पाई थी। इस बार संक्रमण थमने से तीर्थयात्री चारधाम के दर्शन के लिए खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो वहीं यात्रियों की ओर से होटल्स की एडवांस बुकिंग भी की जा रही है। गढ़वाल मंडल विकास के निगम के चारधाम यात्रा मार्गों पर 24 गेस्ट हाउस हैं और इन सभी गेस्ट हाउस में कमरे की बुकिंग फुल हो चुकी है। आपको बता दें कि अब निजी होटल्स की भी अच्छी बुकिंग हो रही है और चारधाम यात्रा को लेकर इस बार तीर्थयात्रियों में काफी उत्साह है।
ऐसे में GMBN के गेस्ट हाउस में भी एडवांस बुकिंग फुल हो चुकी है। तो वहीं केदारनाथ हेली सेवा की 15 दिनों के लिए ऑनलाइन बुकिंग फुल हो गई है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चमोली से मामला सामने आया है, जहां चमोली कर्णप्रयाग के नंदागर स्थित लाखी गांव के जंगल में आग लग गई है। यहां वन कर्मियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जंगल में लगी आग से पत्थर टिक टिक कर नीचे क्षेत्रों में आ गए और वनकर्मी मुश्किल से जान बचाकर भाग निकले। दरअसल आपको बता दें कि असामाजिक तत्वों ने लाखी वन पंचायत के लखनऊ तोक के रास्ते में यह आग छेड़ दी थी। साथ ही जंगल तक ये आग पहुंची है और अब सूचना वन क्षेत्राधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में वन कर्मियों की टीम जंगल पहुंची। फायर वॉचरों ने भी आग पर काबू पाना चाहा, लेकिन आग की लपटें इतनी ज्यादा तेज थी कि कोई भी इसके सामने जा नहीं पाया। शाम तक भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका और बाद में जब आग चट्टानी भाग की ओर बढ़ी तो वन दरोगा बुद्धि वल्लभ जोशी, उमराव सिंह नेगी, वचन सिंह राणा, फायर वॉचर और ग्रामीणों ने पेड़ों की टहनियों से आग बुझाने की कोशिश शुरू की। वन दरोगा बुद्धि वल्लभ ने बताया है कि देर शाम को 7 बजे चट्टान पर सूखी घास में आग लगने से पत्थर भी छिटकने लगे, जिसकी वजह से वन कर्मियों और ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई। 7 से 9 बजे के बीच आग बुझाने का काम किया गया और इसके बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। हालांकि प्रदेश में शुक्रवार को भी 24 घंटे में कुल 13 स्थानों पर जंगलों में आग लग चुकी है। ऐसे में आपको बता दें कि वन अग्नि का सबसे अधिक कहर गढ़वाल के जंगलों पर ही टूट रहा है। यहाँ पर 8 घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं, जबकि कुमाऊं में 5 स्थानों पर आग लग चुकी है। वनाग्नि की इन घटनाओं में 8.5 हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। तो वहीं बीते 24 घंटे में गढ़वाल में जिन 8 स्थानों पर यह आग लगी है वो सभी आरक्षित वन क्षेत्र का हिस्सा है। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के बड़कोट यमुनोत्री घाटी में शनिवार की शाम करीब 4:52 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके बाद लोग दहशत से घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की जानमाल की या नुकसान की कोई भी सूचना नहीं मिली है। ऐसे में आपको बता दें कि बड़कोट यमुनोत्री घाटी के अलावा पुरौला और मोरी तहसील में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि भूकंप की तीव्रता रेक्टर पैमाने पर 4.1 बताई गई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया है कि जनपद में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है, लेकिन स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। दरअसल यमुनोत्री धाम और खरसाली तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। दहशत में लोग घरों से बाहर खुले मैदान की ओर दौड़ पड़े। उत्तरकाशी में भी पहले भी कई बार भूकंप आने से यहां नुकसान हुआ है। ऐसे में दोबारा भूकंप के झटके महसूस करने पर यहां लोग भयभीत हैं। तो उत्तराखंड में तीर्थाटन और साहसिक पर्यटन में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार 100 दिन में नई पर्यटन नीति बनाएगी। इसी के लिए पर्यटन विभाग की ओर से नीति का खाका तैयार किया जा रहा है। इस नीति में सरकार की ओर से पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर प्रोत्साहन और अन्य सहायता दी जाएगी। प्रदेश में पर्यटन संभावनाओं को देखते हुए त्रिवेंद्र सरकार के समय साल 2018 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने के साथ ही पर्यटन नीति लागू की गई। इस नीति को उद्योग भवन के माध्यम से लागू किया जा रहा है और पिछले 4 साल में लगभग 3,600 करोड़ रुपए का निवेश पर्यटन को हो चुका है। और ऐसे में अब प्रदेश में साहसिक समेत अन्य पर्यटन गतिविधियां, होटल, रिजॉर्ट्स में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन नीति तैयार की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने के साथ ही पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकार नीति में निवेश करने पर प्रोत्साहन और अन्य सहायता देगी। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने ये बताया है कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। तीर्थाटन के क्षेत्र में उत्तराखंड विश्व प्रसिद्ध है। साहसिक पर्यटन, पैराग्लाइडिंग, पर्वतारोहण, होम स्टे, बंजी जंपिंग समेत तमाम ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति का प्रस्ताव किया जा रहा है। आपको बता दें कि पर्यटन और आतिथ्य सम्मेलन में भी नीति के लिए पर्यटन व्यवसायियों से भी सुझाव लिए गए।
नीति में निवेशकों को किस तरह से आकर्षित किया जा सकता है, इसके लिए भी प्रोत्साहन का प्रावधान किया जाएगा। इस नीति को सरकार 100 दिन के एजेंडे में शामिल करने वाली है और उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की पहल पर 25 सदस्यों दल ने चारधाम यात्रा के पुराने पैदल मार्ग का सर्वे कर डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की। ऋषिकेश से शुरू होने वाले इस पैदल मार्ग से देवप्रयाग, टिहरी होते हुए यमुनोत्री, गंगोत्री और बूढ़ा केदारनाथ, त्रियुगनी नारायण और उखीमठ, चोपता, गोपेश्वर होते हुए बद्रीनाथ पहुंच सकते थे। 50 दिन में 1140 किलोमीटर पैदल चलकर दल ने पूरे रास्ते की डॉक्यूमेंट्री तैयार की। पर्यटन विभाग इस पुराने पैदल मार्ग को पर्वतारोहण के लिए विकसित करने की योजना बना रहा है।